मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपका हिंदी प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं 20 साल से हिंदी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। आपके कॉलेज में एक नया हिंदी प्रवक्ता हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए मैं द्वितीय PU हिंदी सभी छात्रों को मेरी पहली क्लास आज शुरू होने जा रही है, इसमें आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। कोरोना की वजह से बहुत 6 महीने से ज़्यादा हो गए आप लोग घर में हैं। हम सोच रहे हैं कि आप लोग घर में रहते हुए पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास भी आपको मिल रही हैं। उसी तरह सभी सब्जेक्ट्स में ऑनलाइन क्लास आपको मिलती थी, उसी तरह आज से आपको हिंदी की भी ऑनलाइन क्लास प्राप्त होगी। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, अच्छी तरह से समझिए। जो भी आपको शक हो आप व्हाट्सएप में ग्रुप में आप डाल सकते हो। आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर किया जाएगा। आज की क्लास में शुरू करने से पहले, आज का दिन कनकदास जयंती है। सरकार सबको छुट्टी प्रदान कर चुकी है, गवर्नमेंट हॉलीडे। इस वजह से पहले से आप लोग घर पर हैं। आज कनकदास उनके बारे में 2-4 लाइन बताते हुए मैं बताना चाहता हूँ। कनकदास जी 1509 में इनका जन्म हुआ। इनकी माँ का नाम बच्चम्मा था, पिताजी बीरप्पा। हावेरी के बाड़ा के निकट, हावेरी के पास एक गांव था बाड़ा नामक गांव, इस गांव में इनका जन्म हुआ। और ये इनका नाम तिम्मप्पा नायक रखा गया। तिरुपति तिम्मप्पा के ये अनन्य भक्त थे, इसलिए इनका नाम तिम्मप्पा रखा गया। तो कनकदास नाम कैसे पड़ा? कहानी हम सुनते हैं कि उनको एक बार खेत में भरा हुआ सोने का घड़ा मिला था। सोना, कन्नड़ा में उसे कनक बोलते हैं सोने के लिए। तो तब से इनका नाम कनक पड़ा। और ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भक्त कैसे बन गए? दंडनायक होने के बाद, इनके पिताजी दंडनायक थे, उनके बाद ये भी दंडनायक बने। तो ये युद्ध करते करते राज्य अपना प्रदेश विस्तार करते चले गए। एक बार युद्ध में बहुत घायल होने की वजह से इनको एक अदृश्यवाणी सुनाई दी कि तुम जी सकते हो, मैं तुम्हें प्राण प्रदान कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ अगर आप मेरे भक्त बन गए। तब से ये कृष्ण के भक्त बन गए और उनके सारे घाव मिट गए और अच्छे हो गए और उनकी जान बच गई। तब से ये कृष्ण के भक्त बन गए, यानी दास बन गए। कनक दास नाम उनका पड़ा। संगीत की देन इनकी कर्नाटक साहित्य में संगीत की देन है। अच्छी तरह से गाते थे, भजन भी करते थे। ये एक भक्त थे। भक्ति के नाम से हमें इनको जान सकते हैं। ऐसे कनकदास जी के बारे में उनको हम गौरव प्रदान करते हुए हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। द्वितीय PUC में आपको सिलेबस रखा गया है। कोरोना की वजह से 1 साल हो गया कोरोना चलते, बहुत सारे मरीज भी हो गए, बहुत सारे दुनिया से चल बसे। उन सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये ज़िंदगी ही आगे बढ़ना है, चाहे कोरोना हो, कुछ भी हो। लेकिन हमें कुछ भी रोक सकते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं रोक सकते। शिक्षा हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, हमारा फ्यूचर बनाती है। इसलिए हमें इस शिक्षा के माध्यम से कभी हम छोड़ नहीं सकते। शिक्षा सिर्फ किताबें नहीं, उसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है, वो पाठ्यक्रम को पढ़ना, लिखना, मास्क लेना, मास्क कार्ड लेना, यही नहीं है। शिक्षा यानी हमें ज्ञान प्रदान करती है, हमें जीवन प्रदान करती है। मतलब चारित्र निर्माण करती है, जीवन निर्माण करती है। बड़े बड़े लोग हम देखते हैं कि उनका जीवन वो अपने ज्ञान की वजह से उनका जीवन सार्थक बना लेते हैं, तो अपना जीवन निर्माण करती है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनता है। कुछ भी बने, उसका जीवन एक अच्छा निर्माण हो जाए तो ये शिक्षा से प्राप्त हो सकता है। चरित्र निर्माण करती है। हम बड़े बड़े लोगों को फोटो रख के आज याद करते हैं। क्यों? उनका चरित्र उतना अच्छा था। वो कैसे? शिक्षा से प्राप्त हुआ। तो ये शिक्षा हम अधूरी छोड़ नहीं सकते, हमें जारी रखनी है, हमेशा जारी रखनी है।
तो ये इस साल में आपका सिलेबस ये रखा गया है कि कुछ 30% सिलेबस को डिडक्ट किया गया है सरकार की वजह से, वो अभी भी जारी है। ऐसा सुना था कि वो है नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। फिर भी हम वो जितना सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। शुरुआत पूरी तरह से हम जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में मैं क्लास शुरू करता हूँ। पहली क्लास से हम शुरू करते जाएंगे। तो द्वितीय पाठ्यक्रम द्वितीय PU, इसमें पहला गद्य भाग है। गद्य भाग में पहला लेसन आता है सुजान भगत। सुजान भगत प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सुजान भगत एक कहानी है। इस कहानी से हमें क्या, इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें श्रद्धा, लगन, भक्ति से अगर हम जो भी काम करें हम सक्सेस होते हैं। अगर हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं, लगन नहीं, लगन यानी इंटरेस्ट, और हार्ड वर्क नहीं, अगर ये तीनों नहीं तो हम जिंदगी में कभी भी हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये सीख इस सुजान भगत से हमें मिलती है। हम देखते हैं कि जब गद्य शुरू करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे सफलता की ओर आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त करता है। प्रेमचंद जी के बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये आधुनिक काल के कहानीकार हैं। आधुनिक काल की सामाजिक वास्तविक घटनाओं से आधारित कहानियों को सबसे पहले लिखने वाले प्रेमचंद जी थे। इनसे पहले जो भी कहानियाँ हुआ करती थी वो तिलिस्मी टाइप कहानियाँ होती थी, जादू टाइप की कहानियाँ होती थी, राजा महाराजों की कहानियाँ होती थी। समाज में होने वाले लोगों के, उनके गरीबी हो, अमीरी हो, या किसान की समस्याएं हो, किसी भी तरह की समस्याएं हो, वो समस्याओं से आधारित कहानी लिखने वाले कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। 300 से ज़्यादा कहानियाँ वे लिखे हैं। बहुत गरीबी से इन्होंने अपना जीवन बिताया, बहुत संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा, लेकिन आज इनकी पीढ़ी लाखों रुपया इनको जा रहा। क्यों? साहित्य की वजह से, इनकी कहानियों की वजह से। आप हर कक्षा में इनकी एक कहानी हम ज़रूर पढ़ते हैं, उनसे कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीखते हैं। ये था। दूसरा लेसन है कर्तव्य और सत्यता। कर्तव्य और सत्यता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इस गद्य में हमें आप लोगों को एक आपकी जिम्मेदारी को समझाता। कर्तव्य और सत्यता। कर्तव्य के बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। घर में माता पिताजी का कर्तव्य है, भाई बहन का कर्तव्य है या नहीं? छात्र होने के नाते आप लोगों का कर्तव्य है। ये कर्तव्य को समझाता है। अगर उसके साथ सत्य है तो हम जरूर कामयाब हासिल हो सकते हैं, एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं, एक अच्छा व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति बनकर हम समाज को अपनी देन दे सकते हैं। ये कर्तव्य और सत्यता एक अच्छा लेसन है, गद्य है। आपको आपकी जिम्मेदारी को समझाएगा। सत्य के राह पर अगर आप चलेंगे, आपकी जिम्मेदारी को आप समझेंगे तो ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगे। ये बताएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने ये आपको जिम्मेदारी, एक संदेश इस गद्य के रूप में आपको देना चाहते हैं। तीसरा लेसन है गंगा मैया से साक्षात्कार। गंगा मैया से साक्षात्कार। करेक्ट था। गंगा मैया से साक्षात्कार डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी।
डॉक्टर बसवानंद चतुर्वेदी जी ने गंगा मैया से साक्षात्कार, गंगा मैया यानी नदी, माता जी देवी वो गंगा मैया, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। लेखक कुछ प्रश्न तैयार करके गंगा माता जी से प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। एक काल्पनिक साक्षात्कार है, काल्पनिक इंटरव्यू है, जो लेखक जी ने कुछ चीज़ों को, कुछ विषयों को, पुरातन विषयों को गंगा नदी के बारे में, गंगा देवी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये था तीसरा लेसन। चौथा, एक कहानी यह भी। डॉक्टर एक कहानी अभी मन्नू भंडारी। एक कहानी है भी मन्नू भंडारी साहित्यकार हैं, उनके बचपन के बारे में, उन्होंने कैसे पढ़ी लिखी, बड़ी हुई, कैसे साहित्यकार बनी, ये इसमें इस कहानी द्वारा अपनी बायोग्राफी बोल सकते हैं। बायोग्राफी एक कहानी यह भी में वो बताना चाहती है। तो आज़ादी से पहले की घटना है, मन्नू भंडारी का जन्म आज़ादी से पहले से हुआ था। तो उस समय कैसे वो आज़ादी में सक्रिय रूप से भाग ली। फर्स्ट पीयू की कक्षा में पढ़ते समय की घटना है, वो बाल्य से ही कुछ अपनी घटनाओं को, अपने बाल्य जीवन को आपको बताना चाहती हैं। मन्नू भंडारी की एक कहानी है भी। पांचवा गद्य है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या। सर विश्वेश्वरय्या भारत रत्न विश्वेश्वरय्या के नाम से भारत रत्न विश्वेश्वरय्या डॉक्टर बालाशौर्य रेड्डी ने भारत रत्न विश्वेश्वरय्या डॉक्टर बालाशौर्य रेड्डी साहित्यकार, इनके बारे में लिखा है। कर्नाटक के सुप्रसिद्ध इंजीनियर के रूप में हम जानते हैं इनको, सारी दुनिया इनको एक सुप्रसिद्ध इंजीनियर के रूप में जानती है। इनकी देन कर्नाटक में ही नहीं, सारे भारत में इनकी देन है और विश्व में इनकी देन है। ये विदेशों में भी इन्होंने जाकर काम किया है। इतने उम्दा इंजीनियर थे, इनके बारे में भी लेसन दिया गया है। बाकी के 3 लेसन डिडक्ट किए गए हैं, उसके बारे में हमें अगर आप शामिल हो जाते हैं तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतने 5 गद्य आपको गद्य के रूप में रखे गए हैं। मैं अब आपको इसके बारे में, इनके एनुअल एग्जामिनेशन में कितना वेटेज है इसका, हर लेसन का कौन सा कितना वेटेज है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। सुजान भगत, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन एक आएगा और 3 मार्क्स क्वेश्चन एक आएगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन में संदर्भ, पूरा मिटा दो, ऐसे बताओ। ओके, 1 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स का संदर्भ, 4 मार्क्स का वेटेज है। 1 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा, 3 मार्क्स का एक संदर्भ आएगा। कुल मिलाकर 4 अंक इस गद्य से आपको एनुअल एग्जामिनेशन में आएंगे। दूसरा, कर्तव्य और सत्यता। एक और एक +1 क्या, किसने किससे कहा था, किसने किससे कहा, ये भी फर्स्ट गद्य से आएगा। 5 कुल मिलाकर 5 इस पहले गद्य का वेटेज है। एनुअल एग्जामिनेशन में इतना पूछा जाएगा। हम आते आते फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे के बारे में। कर्तव्य और सत्यता में हाँ, कर्तव्य और सत्यता में 1 मार्क क्वेश्चन आएगा
प्लस 3 मार्क्स का एक अंक आएगा प्लस 3 मार्क्स का संदर्भ आएगा। किसने किससे कहा भी इसमें 1 आएगा नहीं। 1 मार्क क्वेश्चन 1 आएगा, 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का प्रश्न आएगा, 3 मार्क्स का संदर्भ आएगा। टोटल कितना हुआ 7 अंक इस दूसरे गद्य से आपको आएंगे। इंपॉर्टेंट लेसन है। तीसरा, गद्य गंगामय से साक्षात्कार से 1 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा, 3 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा, 3 मार्क्स का एक संदर्भ आएगा। 1 मार्क्स का एक प्रश्न जरूर आएगा। सभी गद्य में से कंपलसरी 1 मार्क क्वेश्चन है, हम उसे छोड़ नहीं सकते, नो चॉइस। 3 मार्क्स का प्रश्न भी आएगा, 3 मार्क्स का संदर्भ भी आएगा और टोटल कुल मिलाकर 7 अंक इसका वेटेज है। और ये कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी के, इसमें से किसने किससे कहा 1 आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन 1 आएगा और प्लस 3 मार्क्स का एक अंक आएगा, 3 मार्क्स का एक संदर्भ आएगा। कुल मिलाकर 8 अंक से इस एक कहानी यह भी गद्य से पूछा जाएगा। भारत रत्न विश्वेश्वरैया, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन 1 आएगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन 1 आएगा। इसमें भारत रत्न विश्वेश्वरैया में किसने किससे कहा नहीं है और संदर्भ भी नहीं है। इतना, तो इतना वेटेज हम इस गद्य से हम एनुअल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं। फ्यूचर में हम हर एक लेसन से, हर एक प्रश्न उत्तर से हम पूरा सविस्तार रूप से हम डिस्कस करेंगे। ये था गद्य भाग। अब हमें पद्य भाग, मध्यकालीन कविता। मध्यकालीन कविता के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें रैदास, बानी, दूसरा सूरदास के पद, रैदास, सूरदास। रैदास बानी में 500 साल पहले जो दोहे रचा करते थे, कनकदास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास, सब उस जमाने के महान कवि थे। इससे पहले मैं अगर बताना चाहूं तो हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, इन 4 कालों में हिंदी साहित्य की रचना हुई थी। आदिकाल और रीतिकाल में हिंदी के साहित्य की रचना हुई, उसका संग्रह हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन भक्ति काल से जो भी साहित्य की रचना हुई उसका संग्रह है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। दोहे की रचना हुआ करती थी, चारपाई की रचना हुआ करती थी। रीतिकाल के बाद भक्ति काल में, भक्ति काल के कवि रैदास, सूरदास, कनकदास, तुलसीदास, ये सब राम भक्ति शाखा के रूप में कनकदास जी लिखते थे, तुलसीदास जी लिखते थे। सूरदास और रैदास, मीराबाई, इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में कविताओं की रचना की, दोहों की रचना की। हर एक दोहा अपना अलग अलग संदेश हमें देता है, जीवन के वास्तविक मूल्यों को हमें बताता है। ये हम भक्ति काल की रैदास बानी में अगर एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स अंक से पूछा जाता है तो रैदास में 1 अंक पूछा जाएगा,
3 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का संदर्भ पूछा जाएगा। टोटल कुल मिला के 8 अंक से पूछा जाएगा। और सूरदास के पद से भी 1 अंक का प्रश्न, 3 अंक का प्रश्न, 4 अंक का संदर्भ पूछा जाएगा। लेकिन प्रश्न पत्र में एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे इसे पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं, पता नहीं, 1 अंक वाला प्रश्न एक ही पूछा जाएगा। 3 अंक वाला प्रश्न भी एक ही पूछा जाएगा, चाहे इससे पूछ सकते हैं, चाहे इससे पूछ सकते हैं। लेकिन 4 अंक वाले प्रश्न में जो संदर्भ, ससंदर्भ भावार्थ स्पष्ट कीजिए, इस तरह से पूछा जाएगा। तो उसमें से 2 संदर्भ पूछे जाएंगे, उसमें से आपको लिखना है 1, चॉइस रहेगा, कंपल्सरी लिखना पड़ता है। ओके, ये था मध्यकालीन कविता के बारे में आपको जानकारी। इसके बाद आधुनिक कविता। आधुनिक कविता में पहला है अधिकार। महादेवी वर्मा, दूसरा गहने, कुवेंपु, डॉक्टर एम विमला, तीसरा कायर मत बन, नरेंद्र शर्मा, चौथा एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। 4 पद्य आधुनिक काल से आपको रखे गए हैं। अधिकार पद्य महादेवी वर्मा का, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, पद्य की भी रचनाएं करती हैं, निबंधकार, उपन्यासकार महादेवी वर्मा जी हैं। हम हर एक कक्षा में इनका एक पद्य या गद्य हमें पढ़ने को मिलता है, उससे बहुत कुछ संदेश हमें प्राप्त होता है। गहने कुवेंपु जी कन्नड़ के राष्ट्र कवि माने जाते थे, सुप्रसिद्ध कवि थे। हम बचपन से हम इनकी कविताएं पढ़ रहे हैं। इनकी शिक्षा मैसूर में हुई। बहुत लंबे समय तक वे राष्ट्रकवि के रूप में इन्होंने सेवा की है। डॉक्टर विमला जी बेंगलोर के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थी। इन्होंने अनुवाद किया है। एक्चुअली गहने कन्नड़ में है, वड़वेगलु बुलाते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर विमला जी ने किया है। एक बच्ची अपने माँ से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। सिर्फ उस बच्ची की भावनाओं को कुवेंपु जी ने अपनी कल्पना से इस कविता को लिखा है। बहुत खूबसूरत कविता है। कायर मत बन, नरेंद्र शर्मा जी आप सबको एक संदेश देना चाहते हैं, हमें भी संदेश देना चाहते हैं कि कायर मत बन, कुछ भी बन लेकिन कायर मत बन। हमारे जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को ठोकर मार, आगे बढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो। ये संदेश हमें कायर मत बन से मिलता है। एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण, इनके घर के पास एक पेड़ था, उस पेड़ को काट दिया गया। वो कहीं बाहर गए थे, आकर देखते हैं जो इनका मित्र हुआ करता था वृक्ष, वो नहीं है, गायब है। उस वृक्ष के हत्या पर जो जिसने भी उसके वृक्ष को काटा, उसकी हत्या की, उस पर उन्होंने एक कविता रची है कि वृक्ष की महत्ता को इस कविता द्वारा वो बताने की कोशिश की है। ये आपका आधुनिक कविता है। इसमें आपको 1 मार्क्स वाला अंक मिलेगा
3 मार्क्स वाला अंक भी पूछा जाएगा, 4 मार्क्स वाला अंक भी पूछा जाएगा। कंपलसरी 1 मार्क्स वाला अंक सभी पद्य में से, गद्य में से पूछे जाएंगे। चॉइस नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते। 1 मार्क्स के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, 1 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स का अंक भी पूछा जाएगा। 4 मार्क्स का ससंदर्भ भावार्थ स्पष्ट कीजिए भी पूछा जाएगा। गहने से भी 1 अंक वाला प्रश्न, 3 अंक वाला प्रश्न, 4 अंक वाला ससंदर्भ भावार्थ पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 8 अंक वाले पूछे जाएंगे। कायर मत बन नरेंद्र शर्मा जी से 1 अंक वाला प्रश्न, 3 अंक वाला प्रश्न, 4 अंक वाला संदर्भ पूछा जाएगा। एक वृक्ष की हत्या से भी 1 अंक वाला प्रश्न, 3 अंक वाला प्रश्न, 4 अंक वाला संदर्भ पूछा जाएगा। 1 मार्क क्वेश्चन कंपलसरी है पूरे। 3 मार्क्स क्वेश्चन कुल मिलाकर 3 पूछे जाएंगे। मध्यकालीन कविता से 1 पूछा जाएगा, 4 पूछे जाएंगे। 4 में से आपको 2 लिखना है। अगर आप मध्यकालीन कविता का 3 मार्क्स का प्रश्न अगर छोड़ सकते हैं चॉइस में, तो आधुनिक कविता से 2 लिख सकते हैं 3 मार्क्स का प्रश्न। और 4 मार्क्स वाले संदर्भ में आपको 4 पद्य में से 2 पूछे जाएंगे संदर्भ। जो पद्य के बाद जो एक्सरसाइज में जो संदर्भ है वही पूछा जाएगा। पद्य में से बीच में से नहीं पूछा जाएगा। गद्य में से बीच में से प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे। जो अभ्यास पत्रिका में जो प्रश्न है, संदर्भ है, किसने किससे कहा है, वही पूछा जाएगा। उसके अलावा बीच में से नहीं पूछा जाएगा। संदर्भ 2 में आपको 1 लिखना है, चॉइस रहता है, 1 आपको लिखना पड़ेगा। ये था आपका मध्यकाल आधुनिक कविता। एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में के अंक हो या पाठ्यक्रम का परिचय हो। इसके बाद अब हम कहानी के बारे में, एकांकी के बारे में सूखी डाली, उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क जी द्वारा लिखित सूखी डाली। दूसरा प्रतिशोध, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। सूखी डाली एकांकी आपको रखा गया है। उपेंद्रनाथ अश्क जी इस एकांकी को लिखे हैं। एकजुट परिवार, सब परिवार, दादाजी इस सूखी ढाली के प्रधान पात्र हैं। एक इनका एकजुट परिवार है, एक साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। इससे ही समाज की अभिवृद्धि होती है, घर की अभिवृद्धि होती है, सकुटुंब की अभिवृद्धि होती है, देश की समग्र रूप से अभिवृद्धि होती है। ये उनका ख्याल था। उनके बारे में उपेंद्रनाथ अश्क जी इसमें बताया गया, लिखे एक उपन्यास एकांकी है। प्रतिशोध डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। इन्होंने ये सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, एकांकीकार हैं। प्रतिशोध रिवेंज लेना, प्रतिशोध यानी रिवेंज लेना। पिताजी श्रीधर संस्कृत के महापंडित थे। इनका बेटा भारवी संस्कृत का महाकवि था। पंडित और महाकवि होने के बावजूद उन दोनों में किस तरह से अनबन आ जाती है। पिताजी के डांट को बेटा गलत समझ लेता है। पिताजी मुझे नहीं चाहते, मुझसे बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, ऐसा समझकर घर छोड़कर चला जाता है। प्रतिशोध के बारे में बता रहा था। तो बेटा किस तरह अपने बाप से प्रतिशोध लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है। कितनी बड़ी गलती उससे हो रही थी ये उसे आखिर में मालूम हो जाता है कि अपने पिताजी सही थे, मैं गलत था,
महाकवि होने के बावजूद उसे प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित के रूप में दंड भुगतना चाहता है, लेकिन पिताजी दंड देना नहीं चाहते, लेकिन वो छोड़ता नहीं। मैं दंड का प्राप्त करना मेरा धर्म है समझकर वो दंड प्राप्त करने के लिए चला जाता है। ये था आपका, इतना है आपका द्वितीय पीयूसी का पाठ्यक्रम। इसमें आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लस 5 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, 2 पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं, 2 ही है एकांकी। 5 1 अंक वाले प्रश्न 5 आएंगे, तो 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंक वाला प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, आपको लिखना है 1। प्रतिशोध में भी 1 अंक वाला प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इसमें कुल मिलाकर 1 into 5 1 मार्क क्वेश्चन, 5 into 2 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 अंक वाला प्रश्न 2 आपको लिखना है, 1 अंक वाले प्रश्न 5 आपको लिखना है एकांकियों में से। छात्रों, इतना पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, सीखना है और एनुअल एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी अच्छी करनी है और हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। ये कुल मिलाकर 60 अंक वाला पाठ्यक्रम था, 60 अंक वाला पाठ्यक्रम, 60 अंक का। अभी और बचे 40 अंक व्याकरण है। कुल मिलाकर हमें 100 अंक वाले प्रश्न पत्र को हम लिखते हैं, उससे कम अंक 35 लेने से पास होते हैं। 35 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप बताता हूं कैसे हम सबसे अधिक अंक हम कर सकते हैं, अंक प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण के बारे में अगर हम आप जानकारी लें तो व्याकरण में सबसे पहले पूछा जाएगा वाक्य शुद्ध कीजिए, 4 अंक वाला। फोर मार्क्स। एक वाक्य को आपके प्रश्न पत्र में दिया जाता है, उस में क्या व्याकरण से गलती है, ग्रामर मिस्टेक क्या है। राजू बेंगलोर जा रही थी, उसका उत्तर है राजू बेंगलोर जा रहा था। आपको लिखना है। आगे चलकर मैं क्लास में पूरी तरह से मैं व्याकरण को पूरी तरह से आपको डिस्कस करके बताऊंगा, सिर्फ मैं अब जानकारी दे रहा हूं। ऐसे बदलने से 1 अंक आपको मिलेगा। ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चार अंक। रिक्त फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। इसका उत्तर आपको प्रश्न पत्रिका में ब्रैकेट में होगा। इसमें इस उत्तर को चुनकर आपको वहां पर भर्ती करना है। बहुत आसान है, हम भर्ती कर सकते हैं। इसके बाद काल बदलिए। तीन अंक वाला 3 मार्क्स। अंक करके भी मैं लिख सकता हूं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। प्रश्न वर्तमान काल में प्रश्न दिया जाता है, आपको भूतकाल में बदलिए कहकर प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। वर्तमान काल में गीता पाठ पढ़ रही है, किस काल में है? वर्तमान काल में है।
प्रश्न पूछा जाएगा भूतकाल में बदलो। गीता पाठ पढ़ रही है, इसको बदलना है भूतकाल में। गीता पाठ पढ़ी थी, गीता पाठ पढ़ी थी, क्योंकि गीता स्त्रीलिंग है, थी स्त्रीलिंग है, इस तरह से बदलना है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में बदलना है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना है। राजू बेंगलोर जा रहा है, वर्तमान काल। राजू बेंगलोर गया था, भूतकाल में बदला। भविष्य काल में बदलिए, राजू बेंगलोर जाएगा, भविष्य काल में। अगर स्त्रीलिंग हो तो गीता पाठ पढ़ेंगी या पढ़ेगी। इस तरह से काल को लिंग के आधार पर हमें बदलना है। इसके लिए 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। और वचन बदलिए, दो अंक। लिंग बदलिए, दो अंक। विलोम शब्द, विलोम शब्द बदलना है, विलोम शब्द लिखना है 2 अंक। विलोम शब्द 2 अंक। उसके बाद इन मुहावरों को सही अर्थ शब्दों के साथ जोड़कर लिखिए, मतलब मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। मुहावरों को सही अर्थ वाले शब्दों के साथ जोड़कर लिखिए। 4 मार्क्स, 4 अंक, 4 अंक। इसके बाद उपसर्ग जोड़कर लिखिए। तीन अंक। ये पहले पीयूसी में नहीं था, फर्स्ट पीयूसी में नहीं था, ये सेकंड पीयूसी में है। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कितना आसान है। प्रत्यय अलग करके लिखिए। तीन अंक। पैसेज, एक पुष्ट कहानी दी जाती है, नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पैसेज में प्रश्न का उत्तर ढूंढकर लिखना है। बहुत आसान है, 8वीं कक्षा के बच्चे बड़े आराम से लिखते हैं। पैसेज, ये 5 अंक। निबंध या पत्र लिखिए, 5 अंक। स्त्री शिक्षा के बारे में निबंध लिख सकते हो, पुस्तकालय के बारे में निबंध लिख सकते हो, आज की शिक्षा के बारे में निबंध लिख सकते हो, गणक यंत्र कंप्यूटर के बारे में निबंध लिख सकते हो। 2 पेज लिखना पड़ेगा, डिटेल लिखना पड़ेगा। या अथवा उसके अलावा पत्र लिख सकते हो, पिताजी को पत्र लिख सकते हो, ये पर्सनल लेटर है। और प्राचार्य जी को पत्र लिख सकते हो, ये ऑफिशियल लेटर है। मैं इसके नमूने आपको आगे चलकर बताऊंगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। 5 अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम में हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में
हिंदी में अनुवाद कीजिए 5 अंक। सेंटेंस कुछ लाइंस दिए जाते हैं, सेंटेंस दिए जाते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है एग्जाम्पल के लिए, ये कन्नड़ में दिया जाता है, इंग्लिश में दिया जाता है। और नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी। ನಮ್ಮ हिंदी ನಮ್ಮ राष्ट्रभाषे, ನಮ್ಮ राष्ट्रभाषे हिंदी, ऐसा भी दिया जाता है। तो इसे आपको हिंदी में बदलना है। ऐसे कुछ 5 लाइन दिए जाते हैं, उसका अनुवाद हिंदी में आपको करना है, 5 अंक मिलेंगे। 5 अंक अनुवाद में छोटी छोटी गलतियां अगर हो गई तो 5 मार्क्स नहीं जाते, कुल मिलाकर 1 या 2 मार्क्स कट होते हैं। बहुत ज़्यादा गलती होने पर कट होते हैं, लेकिन सही अनुवाद का सही अर्थ देखा जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं छात्रों में बताना चाहूँगा, ये था आपका हमारा हिंदी पूरा सिलेबस। बहुत आसान है, बहुत अच्छा पैटर्न है, किसी भी विषय से बहुत आसान है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम ज्ञान हासिल करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये 20 साल का मेरा अनुभव में मैं छात्रों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अंक दिलाना चाहता हूँ। मैक्सिमम स्कोर 100 को 100 लेना चाहिए आपको। ऐसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ। अगर आपका सहयोग रहा तो मैं कर सकता हूँ। जैसा मैं आपको मार्गदर्शन करूँगा, बताऊँगा, उसी तरह से आप चलेंगे तो ज़रूर आप अच्छा से अच्छा स्कोर हासिल कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको इस सिलेबस के बारे में सेकेंड पीयू का जो है अभी आगे चलकर शुरू हो जाएगा, जब कॉलेज शुरू हो जाएगी तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। धन्यवाद।